हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, आपको पता है कि हमारी इकोनॉमिक की सीरीज़ कंटिन्यू है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन निकालते हैं और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं उसके लिए हम सीरीज़ लेके आते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो और बताया करो कि नेक्स्ट किसके लिए चाहिए और क्या चेंजेस चाहिए, ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है BECC 112 का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी क्या होती है। तो गाइज, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कि ये एक क्वांटिटी होती है, मतलब क्वांटिटी मतलब मात्रा में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब है कि देश की नेशनल इनकम या जीडीपी का बढ़ना। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट किस चीज़ में होती है, क्वालिटेटिव में, उसके गुणवत्ता में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है कि इसमें जीडीपी के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड का बढ़ना शामिल होता है। तो एक बच्चे की हाइट बढ़ना ग्रोथ है, पर उस बच्चे का जो समझदार होना, संस्कार सीखना और हेल्दी होना डेवलपमेंट है। सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं है, लाइफ अच्छी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ में आ गया। सेकंड है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ये क्या है और इसके तीन मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो सॉल्यूशन है, HDI का एक इंडेक्स है जिसे क्या करते हैं, जो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने डेवलप किया था। ये देश की ओवरऑल प्रोग्रेस नापता है। इसके तीन पिलर्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि हेल्थ कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी जो एट बर्थ लोग कितना लंबा जीते हैं। और एजुकेशन मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, कि भाई मतलब कितने साल तक बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, ये एजुकेशन है। और भाई कितने पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटल इनकम कितनी है हमारी, ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। जैसे अगर एक देश में लोग बहुत पैसा कमाते हैं पर पोल्यूशन और बीमारी की वजह से 50 साल में ही मर जाते हैं, तो इसका जो HDI है वो क्या होगा, लो होगा। जैसे नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का HDI सबसे हाई रहता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पैसा भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है हैरोडोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाए। तो ये मॉडल कहता है कि देश की ग्रोथ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक सेविंग रेट पर, एक कैपिटल आउटपुट रेशियो पर। सेविंग क्या होती है, लोग कितना पैसा सेव कर पा रहे हैं, अपने खर्चे निकाल के कितना बचा पा रहे हैं। और कैपिटल आउटपुट रेशियो होती है कि एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए कितनी कैपिटल मतलब मशीनरी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला ग्रोथ का होता है सेविंग अपॉन में कैपिटल, जो आउटपुट रेशियो निकलेगी हमारी वो। तो ज़्यादा सेविंग और अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब लो क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटल से ग्रोथ बढ़ती है। अगर आप अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसा सेव करके एक नई सिलाई मशीन कैपिटल खरीदते हैं, तो आप जल्दी से ज़्यादा कपड़े बना दोगे। और ग्रोथ सेविंग से भी, मतलब जो हमारी सेविंग से ही क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बनती है, क्योंकि कुछ पैसा बच जाता है, उसी को तो हम कई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, और वो हमारी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। इसके बाद आता है सोलो ग्रोथ मॉडल और स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। कि सोलो मॉडल जो हैरोडोमर के एक एक्सटेंशन है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और पॉपुलेशन ग्रोथ को जोड़ा गया है। इसके अनुसार सिर्फ कैपिटल बढ़ाने से एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस रुकने वाले पॉइंट्स को स्टेडी स्टेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से आ सकती है। जैसे एक खेत में अगर आप ट्रैक्टर की गिनती 1 से 5 कर दो तो खेती बढ़ेगी, ठीक है। पर अगर खेत छोटा है और आप 20 ट्रैक्टर उसमें ले आओ, तो जो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर को जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि फसल को सिर्फ ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, उसको किस चीज़ की, बेहतर केयर की ज़रूरत है, बेहतर बीज की ज़रूरत है, न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तभी एक अच्छी खेती हो पाएगी, ठीक है। तो एक साइड से हम वो करते चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, दूसरी साइड हम ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसे भी ग्रोथ नहीं होगी। डब्ल्यू रोस्टो के स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। सॉल्यूशन होता है, रोस्टो ने बताया कि हर देश 5 स्टेज से होकर गुजरता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी सिर्फ खेती बाड़ी और प्री कंडीशनल फॉर टेक ऑफ एजुकेशन, बैंक्स और ट्रांसपोर्ट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे टेक ऑफ का मतलब होता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का जो भी काम होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ा, मतलब देश उड़ने के लिए तैयार है। ड्राइव टू मेच्योरिटी का मतलब है कि हर सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आना। और एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन क्या होता है, कि लोग बेसिक नीड्स से ऊपर उठकर लग्जरी कार, AC और जो हमारी गाड़ी खरीदते हैं, वो सब किस में आ जाता है, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन में। इंडिया में 1991 में रिफॉर्म से पहले क्या था, प्री कंडीशन था और टेक ऑफ फेस में था, ठीक है। कौन से में, टेक ऑफ में इसमें था कि उसमें
देश उड़ने के लिए तैयार था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह स्टार्ट हो गया था। आज हम ड्राइव टू मैच्योरिटी में है, मतलब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाना स्टार्ट कर रखा हमने, मास कंजम्पशन में की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब हम धीरे धीरे सबके पास लग्जरी कारें हो रही है, एसी वगैरह सबके पास होते जा रहे हैं, ठीक है। लोग जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, आईफोन खरीदते हैं, एसयूवी की हैवी डिमांड होती है। तो ये सारा हमारा एज ऑफ हाई मास कंजप्शन की ओर लेके जाता है हमें। इसके बाद आता है लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। क्या कहता है कि तो भाई नेक्स्ट हमारा लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है कि देखो, जो अर्थ लेविस के हिसाब से क्या है हमारा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक ड्यूअल इकोनॉमी होती है, एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर है, खेती में इतने लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अगर इन एक्स्ट्रा लोगों को खेती से निकाल कर शहर की फैक्ट्रीज़ में काम पे लगा दिया जाए तो बिना खेती के नुकसान किए इंडस्ट्री ग्रोथ करने लगेगी। क्योंकि देखो गांव वगैरह में क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता कि बाहर भी मतलब भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम कर सकते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि बस खेतों में ही काम होता है और हमें यहीं काम कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ खेत में 5 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे 10-10 लोग लगे रहते हैं, वो काम 5 लोगों में भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन ही होगी 5 में भी और 10 में भी वही होगी। तो ये कहता है कि उन 5 लोग जो है उनको तो वहीं लगा रहने दो, जो 5 एक्स्ट्रा है जिनका काम भी नहीं है वो फिर भी लगे हुए, तो उनको वहाँ से हटा के आप किसी फैक्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में अगर लेके आते हो तो उससे एक जल्दी ग्रोथ होगी, ठीक है। जैसे गांव में एक छोटे से खेत में 5 भाई काम करते थे, कि यही एग्जांपल था, ये मैंने यही बनाया था पहले, ठीक है। और उससे क्या हो गया, हमारी टोटल इनकम भी बढ़ेगी और फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी। ये लेविस मॉडल का अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर कहलाता है। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए जो लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट कैसे काम करता है। लॉरेंस कर्व क्या होता है, एक ग्राफ है जो दिखाता है कि देश की कितनी % पॉपुलेशन के पास कितनी % इनकम है। ये परफेक्ट क्वालिटी लाइन से जितना दूर होगा इनइक्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे गिनी कोफिशिएंट है, ये 0 से 1 के बीच का नंबर है। 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वलिटी, मतलब सबके पास बराबर पैसा है, और 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब सारा पैसा एक ही आदमी के पास है, ठीक है। तो ये गिनी कोफिशिएंट है। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 चॉकलेट्स है, अगर सबको एक एक चॉकलेट मिले तो वो क्या हो गया हमारा, गिनी इक्वल टू मतलब 0, यानी सबके पास बराबर है। पर अगर एक ही बच्चा है, एक बच्चे ने 99 चॉकलेट ले ली और जो बाकी जो बच्चे बच गए, 99 बच्चे जो बच गए और उनके लिए एक चॉकलेट बची है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो ये क्या हो जाता है हमारा, गिन इक्वल टू 1, मतलब घोर इनइक्वालिटी, ठीक है। कि भाई जो मतलब एक ने तो 99 ले ली और बाकी 99 के पास एक ही बची, वो उसके लिए लड़ रही है, तो वो इनइक्वालिटी में चला जाता है, ठीक है, भेदभाव में। इसके बाद आता है हमारा रगनार नक्शे का विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट समझाए। इसमें नक्शे ने कहा था कि एक कंट्री इज़ अ पुअर बिकॉज इट इज़ अ पुअर, ठीक है। एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ये एक साइकिल है, जैसे लो इनकम का होना, लो सेविंग्स होना, लो इन्वेस्टमेंट होना, लो प्रोडक्टिविटी होना, खेती फैक्ट्री में काम कम उत्पादन होना, वापस लो इनकम, ठीक है। ये ऐसे हमारा सर्कल ऐसे घूमता रहता है। तो ये जो घेरा चलता रहता है जब तक बाहर से बड़ा इन्वेस्टमेंट ना आ जाए, ठीक है। तो अगर एक गरीब ठेले वाला 200 रुपये कमाता है, उसकी सारी आमदनी खाने में चली जाती है, लो सेविंग्स, मतलब वो सेविंग नहीं कर पा रहा, वो तो वो नई बड़ी ठेली लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो क्या करता है कि ज़्यादा सामान नहीं बेच पाता और वो गरीब का गरीब ही रह जाता है, ठीक है। अगर वो थोड़ी बहुत सेविंग करेगा, वो पैसा बचाएगा, तो वो आगे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, अपनी ठेले को भी बढ़ा पाएगा। बैलेंस ग्रोथ क्या कहता है कि बैलेंस ग्रोथ वर्सेस अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी में क्या अंतर है। बैलेंस ग्रोथ होती है नक्शे के अनुसार कि सरकार को सारे सेक्टर जैसे खेती है, इंडस्ट्री है, सर्विस है, ट्रांसपोर्ट है, में एक साथ पैसा लगाना चाहिए ताकि सब एक दूसरे की डिमांड पूरी करे, ठीक है। और अनबैलेंस ग्रोथ क्या होती है, रिच एंड डेवलपिंग कंट्री के पास इतना पैसा नहीं होता कि उन्हें सिर्फ कुछ की सेक्टर जैसे पावर, आईटी, स्टील में सारा पैसा लगाना चाहिए। ये की सेक्टर बाकी इकोनॉमी को अपने आप क्या है खींच लेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है और सबसे ज़्यादा पैसा आता है। जैसे बैलेंस्ड एक जो थाली में रोटी, दाल, सब्जी, चावल एक साथ परोसना, और अनबैलेंस होता है सरकार ने सिर्फ मेट्रो, हाईवे तो बना दिए, लेकिन जो रास्ते बनाने से अपने आप वहाँ नई दुकानें हैं वो अपने आप आ जाती है, ठीक है। अगर वो रास्ते बना देगी, मेट्रो ले आएगी, क्योंकि कोई भी होता है, हम भी कोई बिजनेस कहाँ स्टार्ट करते हैं जहाँ पे रोड अच्छे होते हैं, जहाँ गवर्नमेंट ने अच्छी सर्विसेज दे रखी है, मेट्रो पास है,
और हवाई अड्डा पास है, बस स्टेशन पास है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, वहीं पे अपनी कंपनी खोलने का सोचते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंस्टीट्यूशन संस्थानों का क्या रोल होता है कि इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि देश के रूल ऑफ द गेम होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट, जुडिशरी, पुलिस और करप्शन, फ्री सिस्टम। अच्छे इंस्टीट्यूशन लोगों को मेहनत करने और बिजनेस सेटअप करने के लिए मोटिवेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें पैसा और प्रॉपर्टी सेफ है उनकी। ठीक है। अगर किसी देश में रूल स्ट्रिक्ट ना हो तो जो पॉलिटिशियन होते हैं किसी की भी दुकान पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे तो वो होता है वीक इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे क्या है, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा और तरक्की जरूर होती है। जैसे सिंगापुर है, इस देश में स्ट्रिक्ट लॉ है, इसमें क्या है, सेफ इन्वायरमेंट है, सारी चीज़ें सेफ है, सेफ कंपनीज है, कोई भी मतलब फॉरनर सबसे ज़्यादा वहाँ जाके सिंगापुर में जाके कोई कंपनी खोलता है क्योंकि वहाँ पे जो भी नियम है वो सख्त है। ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक